बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान में मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 27वीं आईनी तरमीम की शिकों पर गौर, सवालात और एतराज़ात का सिलसिला जारी है। तरमीमी बिल का शिक ब शिक जायजा लेने के लिए सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी बराए कानून और इंसाफ का इजलास हुआ। इजलास में आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम की शिक मंजूर की गई। आईनी अदालतों के कयाम की शिक मंजूर की गई। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर की गई। ये तजवीज़ भी मंजूर की गई कि 1 साल तक मुकदमे की पैरवी ना हुई तो इसे निपटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। एएनपी ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश की है। एएनपी की ख्वाहिश है कि खैबर पख्तूनख्वा के नाम से खैबर हटा दिया जाए और सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा रखा जाए। एएनपी का मौक़िफ़ है कि खैबर सूबे का एक ज़िला है और दीगर सूबों में नाम के साथ ज़िले का नाम नहीं लिखा जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ पर हुकूमत ने मजीद वक्त मांग लिया है। बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशस्तें बढ़ाने की तरमीम भी सामने आई। इस पर भी हुकूमत ने मजीद वक्त मांगा है। लीगी सेनेटर अनूशे रहमान और ताहिर खलील सिंधु ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने की तरमीम जमा कराई थी, लेकिन शहबाज शरीफ के हुक्म पर यह तरमीम वापस ले ली गई है। बयान में शहबाज शरीफ ने कहा है कि असूली तौर पर एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालत, कानून और अवाम के सामने मुकम्मल तौर पर जवाबदेह रहना चाहिए। ताहम अपोजिशन इत्तेहाद ने 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया है और कहा है कि वो पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे। अपोजिशन को आईनी अदालत बनाए जाने पर भी एतराज़ है। 27वीं तरमीम को आइन दफन करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। सेनेटर अली जफर ने कहा, हुकूमत खुद ही आईनी अदालत के जज तैनात करेगी और खुद ही अपने हक में फैसले लेगी। अपोजिशन इत्तेहाद का एतराज़ है कि जजेस के तवाज़ुन से मुतल्लिक शिक अदलिया को एग्जेक्टिव के कंट्रोल में ले जाएगी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद का अब मंजरनामा क्या होगा? तहरीक इंसाफ और अपोजिशन इत्तेहाद के पास क्या ऑप्शन बाकी बचे हैं? क्या अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक कामयाब हो पाएगी और क्या तहरीक इंसाफ की ट्रेन अगले इलेक्शन के लिए भी निकल चुकी है? इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज इस प्रोग्राम में जानेंगे और हमारे साथ आज एक पैनल मौजूद है। तज्जियाकारों, सीनियर तज्जियाकार हैं। सना मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, फरवा वही साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शिफा यूसुफजई साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी और माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब माजिद निज़ामी साहब, एक तो सदर साहब के हवाले से ये चल रहा था कि उनको मुस्तकिल इस्तिस्ना मिलेगा, फिर वज़ीर आज़म साहब के हवाले से भी शिक जो है वो खबरों में गुजरी, जो कि इस ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं थी लेकिन बाद में ये पेश की गई। तो आपको क्या लगता है कि मुमकिना तौर पर वज़ीर आज़म साहब ने इस्तिस्ना वाली इस शिक को वापस क्यों लिया? अंदर की खबर क्या सामने आई है और अचानक वापस लेने का फैसला क्यों सामने आ गया? जी बहुत शुक्रिया। इस सारे मामले के अंदर मॉरल हाई ग्राउंड हासिल करने की नाकाम कोशिश की है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब बाकी मामलात में ये सारी चीज़ें फ़र्दन की जा रही हैं तो उस सारी सिचुएशन के अंदर ये कहना मुनासिब नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो एक अखलाकी बरतरी दिखाते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि जी मैं आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहूँगा या मैं इस्तिस्ना हासिल नहीं करूँगा। तो इस सारे मामले के अंदर मेरा ख्याल है कि तरमीम के जो बाकी नुकात हैं उनको जब हम सामने रखते हैं, देखते हैं कि किस तरह से प्लानिंग्स की जा रही हैं, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, तो और उसके अंदर फिर जब हम ये बयान देखते हैं तो उससे पता चलता है कि शायद उन्होंने सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर करने की कोशिश की है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल जो भी डेजिग्नेशन है, जो भी ओहदा या ज़िम्मेदारी है, वो इस तवक्को के साथ रियासत की जानिब से, आवाम की जानिब से दी जाती है कि आप उसके ऊपर बेहतर तरीके से अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे और उसके बाद आप जवाबदेह भी होंगे। अगर जवाबदेही का तासुर या उसका तसव्वुर यकसर ख़त्म कर दिया जाए तो उससे इदारों की, अफराद की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। अकाउंटेबिलिटी का जो मामला है, हर 5 साल बाद इलेक्शन क्यों होता है, हर 3 साल बाद, हर 4 साल बाद बाकी इदारों के, रियासती इदारों के लोग क्यों तब्दील होते हैं, ताकि आपको एक सवाल मौजूद रहे कि आप यहाँ पर क्यों हैं और आपने क्या परफॉर्मेंस दिखानी है और आप आवाम के सामने, अपने इदारे के सामने जवाब दें। तो अगर आप इस बुनियादी तासुर के ख़िलाफ़, इस तसव्वुर के ख़िलाफ़ जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि जमहूरियत का और किसी भी स्टेट क्राफ्ट का जो बुनियादी निज़ाम है, बुनियादी ढांचा है, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो आपको लगता है कि वज़ीर आज़म साहब की मुशावरत के बगैर ये उनके पार्टी के लोगों ने तजवीज़ की थी, कोई इस्तिस्ना है? वज़ीर आज़म साहब की को नोटिस में लाए बगैर या उनको बताए बगैर? या मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई इस तरह का मामला है। उसकी वजह यह है कि 27वीं तरमीम के अंदर जो है वो एक अखलाकी बरतरी दिखाते हुए ये कहना चाह रहे हैं कि जी मैं आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहूँगा या मैं इस्तिस्ना हासिल नहीं करूँगा। तो
दोनों जानिब से जब इस तरह की कोई बात की जाती है तो उसमें लाइल्मी हरगिज नहीं होती। आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या अपने आप को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए इस तरह की जब स्टेटमेंट देते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई लाइल्मी का आंसर होता है। ये एक पॉलिटिकल मंसूबा बंदी के तहत किया जाता है कि जिसमें आप ये बता सकें कि मैं एक आला अखलाकी मायार पे जो है वो रहना चाहता हूँ। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट शिकें हैं जिसके अंदर तब्दीली है, एक तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड, जजेस ट्रांसफर, आर्टिकल 243, इन पर हम बात करेंगे। लेकिन जो पीपल्स पार्टी का रोल इसमें रहा है, सारा मिर्जा साहिबा, आपको क्या लगता है, जिस तरह मौलाना साहब ने 26वीं तरमीम के हवाले से कहा था कि उन्होंने उसमें से डंग निकाल दिया और वो तमाम शिकें उन्होंने निकलवा दी जिस पर मसाइल हो सकते थे, तो जिस तरह पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि NFC पर हमारा एतराज़ है या उसके साथ दोहरी शहरियत पर एतराज़ है या दीगर एतराज़ात थे, वो हमें ड्राफ्ट में नजर नहीं आए, तो पीपल्स पार्टी ने इसमें से डंग निकाल दिया। ये मेरा ख्याल नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने इसमें से डंक निकाल दिया। अलबत्ता ये जरूर है कि जो अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग के तहत ही ये पूरी तरमीम जो है वो पेश की गई है। अगर आपको याद हो तो 1-2 रोज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ सीनियर लोग ये बात कर रहे हैं कि जो तरमीम और जो तयशुदा मुसवदा है वही पास होना चाहिए, वही कैबिनेट में पेश भी हुआ। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज छोटी सी अर्ज करनी थी, जो अभी माजिद भी बता रहे थे, ऐसे क्या मतलब सादगी है। मैं सादगी के ऊपर हैरान हूं कि वजीर आजम साहब जो है उनको आर्टिकल 248 का पता ही नहीं चला और उन्होंने कहा कि कैबिनेट से कुछ और अप्रूव हुआ और अचानक ही किसी ने खुफिया तौर पर पर्ची बीच में रख दी और उसके बाद भी पता चला कि ये तो अमेंडमेंट जो है वो वजीर आजम साहब के इस्तिस्ना से भी मुताल्लिक है। इतनी सादगी मेरा ख्याल है कि हुकूमत को जेब नहीं देती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जरूर है कि समटाइम ऐसा होता है कि लोग और हुकूमतें और इदारे बहुत सी चीजों को फ्लोट करके उसकी वाइब्स को महसूस करते हैं और फिर उन वाइब्स के मुताबिक अगली अपनी हिकमत अमली तरतीब देते हैं। मैं नहीं मान सकती हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस चीज से बखूबी आगाह ना हो, लेकिन जब 26वीं तरमीम आई थी उसके बाद ही ये कहना शुरू कर दिया गया था कि ये तमाम चीजें होनी है। लेकिन हुकूमत ने वक्त के साथ साथ न सिर्फ जहनसाजी की, उसके हवाले से लॉबिंग की, लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की, अपने एलाइज को कन्विंस किया, अपनी ऑपोजिशन को दबाया। ये तमाम काम पिछले 1 साल में हुए, तब जाके 27वीं तरमीम आई। अब इंतजार करना चाहिए 28वीं तरमीम का, जिसके लिए ग्राउंड अप बनाया जाएगा। अगर हम ये समझ लें कि वो तमाम चीजें जो कि 27वीं का हिस्सा नहीं बनी है लोग भूल जाएंगे, तो मेरा ख्याल ये कि ऐसा नहीं है। वो तमाम चीजें और उसमें से कुछ चीजें खास तौर पर 28वीं तरमीम का हिस्सा जरूर बनेगी। एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका अभी ना रुकने का कोई इम्कान महसूस नहीं होता। और जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात आपने की है, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने, और मैंने कल भी यही बात की थी ट्रांसमिशन में, कि अगर आप किसी के सामने 4-5 ऑप्शंस रखते हैं और उसमें से 2 बड़े जरूरी होते हैं, तो आपको पता होता है कि जिन 2-3 के ऊपर एतराज आए फिर उसको रखा जाता है जिस पर सामने वाला बिदक जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दुखती रग है 18वीं तरमीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दुखती रग है NFC, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दुखती रग है बल्दियाती सिस्टम को तकवीत देना। ये तीनों वो बातें थी जिसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी नहीं मानना था। जानबूझ के वो चीजें सामने रखी गई और उनसे वो मनवा लिया गया जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी कभी भी मानने को तैयार नहीं थी। तो आपने एक्चुअली अपना काम बड़ी आसानी से निकाला और इसके ऊपर दाद के हवाले से मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा मुस्लिम लीग नून मुस्तहिक है। फरवा साहब, यही चीज़ आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि अभी जब भी पीपल्स पार्टी से बात होती है तो वो कहते हैं कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ये बात तय हुई थी। तब के हालात और थे, मुशर्रफ साहब का दौर गुजरा था और तब उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये दर्ज था कि 6 साल के लिए टेन्योर होगा जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगी, ताकि जो आइन के अंदर तब्दीलियाँ की गई मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर उनको वापस लाया जाए। आपको लगता है कि जो इस मौक़िफ़ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिमायत करती है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की और बाकी अपोजिशन की जमातें मुखालिफत करती हैं, ये मौक़िफ़ आज के हालात के मुताबिक भी वैसा है जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का ये मामला हुआ था? बहुत शुक्रिया। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में एक और भी बात थी और वो नैब को ख़त्म करना भी था। आपको याद होगा कि 2008 के बाद जब पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट कायम की थी और कहा था नवाज शरीफ साहब को कि आए और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम करते हैं, नैब जैसे इदारे को ख़त्म करते हैं, तो वो नहीं माने थे। उसके बाद हमने देखा कि फिर जब नून लीग की गवर्नमेंट आई और ये दोबारा बात उठी तो तब भी इसे स्नप कर दिया गया था। फिर हुआ अल्टीमेटली ये कि यही नैब थी, यही पार्टियां थी, खिलाफ इस्तेमाल होती रही। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, शायद ये नैब नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, लेकिन यही जमाते हैं और कल को आप और मैं देखेंगे कि यही इसके बैठ के नुकसानात भी हमें बता रहे होंगे। बट कमिंग टू द पॉइंट, देखिए अभी आप शहबाज शरीफ साहब की भी बात कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब जिस पार्टी को प्रेजेंट करते हैं
वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लेकर वोट मांगने निकली थी, और फिर पैकेट जब खोला तो उसमें से शहबाज शरीफ साहब निकले और फिर उनको विराजमान कर दिया गया तख्त पर। अब उन्होंने कोई तो साख बचानी है, तो ये जो उन्होंने अपनी इस्तिस्ना वाली बात को उस पर यू टर्न लिया है, या उन्होंने कहा नहीं 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 मैं तो ये बिल्कुल नहीं करने वाला था। कभी आप बार्गेनिंग देखें, कभी तो होती ऐसे ही है कि बड़ा भाई जो होता है वो कहता है कि नहीं ये काम करना, छोटा भाई करना, उन्होंने नहीं होता वो काम, लेकिन छोटा भाई कहता है नहीं 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 हम ये काम निकाल देते हैं, कोई बात नहीं हम इनको लेवरेज देते हैं। तो उन्होंने अवाम की नज़र में, या आप और मेरे जैसे जो लोग टीवी पे बैठे हैं, माजिद निजामी जैसे कमाल के रिपोर्टर्स हैं, उनकी नज़र में ये थोड़ा सा पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए कि देखें हमने तो ये भी कर सकते थे, हमने इस्तिस्ना हासिल नहीं किया, तो वो अपनी सियासत बचाने के लिए ये एक ऑप्टिक्स की गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि मोरलेस एक अच्छा टैक्टिक नहीं था। दूसरी रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और नून लीग की। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पे बिल्कुल एतराज़ नहीं था, ये हमारी दानिस्त में था कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही चाहते हैं, वरना जब 26वीं आईनी तरमीम पेश हुई थी तो उसी वक्त ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे एतराज़ कर लेती। एतराज़ तो आया था मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से या पीटीआई की तरफ से, और फिर उन्होंने उसको टोन डाउन करते करते कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर लाकर बात खत्म कर दी, और हुकूमत ने कहा चलो ठीक है अभी तो बात करें, और मौलाना साहब ने बाहर आके कह दिया डंग निकाल दिया। वो पहले मौलाना साहब ने डंग निकाला, अब मौलाना साहब खुद ही बाहर निकल गए। तो ये जो डंग वंग है ना, ये निकलता नहीं है, ये बस साइड पे निकाल के रख देते हैं, ये जब भी जरूरत होगी ये वापस इंस्टॉल कर दिया जाएगा। यही काम हम 27वीं तरमीम में देख रहे हैं। 2-3 ही ठीक। इंपॉर्टेंट शिके हैं जिन पर बहस और मुबाहिसा होना था, 2-3 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि खातिर में होने चाहिए, जिसमें आर्टिकल 243 उस पर किसी को एतराज़ नहीं है, कोई उसकी मंजूर भी हो बहुत गया सारे आज। मंजूर भी हो गई है। उसके बाद हम जजेस की तैनाती, जजेस की ट्रांसफ़र और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बुनियाद, ये सब ये वाले मामला जो हैं बेसिकली ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें, अब ये एएनपी नेगोशिएट करेगी, या एमक्यूएम ने पहले दिन वज़ीर आज़म साहब को बुलाया तो वो निकला खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला काम हुआ। तो अब एमक्यूएम और इस बहती हुई गंगा में हर पार्टी ये कोशिश ठीक। करेगी कि वो थोड़े बहुत अपने हाथ मुंह धो ले, क्योंकि इसमें कोई कबाहत नहीं है। और मुझे तो चाहिए कि अगर जहाँ पर इतनी सारी जमातें चाह रही हैं कि वो भी अपना कोई ड्राफ्ट पेश करें, वो भी थोड़ी सी अमेंडमेंट में हिस्सा डाल लें, एमकेएम भी चाह रही है, एएनपी भी चाह रही है कि आपको हमारा वोट चाहिए सेनेट में, तो आप हमारा ये काम कर दें और ये करते हैं, और कर भी देंगे, इतनी कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं जब इतनी बड़ी बड़ी अमेंडमेंट्स आ रही हों तो। लेकिन अच्छा ही हो कि इसमें पीटीआई भी अपना हिस्सा डाल ले, जैसे क्योंकि ये 26वें तो में हमने होना देखा कि वो है। मौलाना साहब के साथ एक प्रॉक्सी के तौर पर उन्होंने अपना हिस्सा डाला था। फिर वो पीछे हट गए ना, क्योंकि उनकी भी स्ट्रिंग्स तो कहीं और से हिलती है ना। प्रॉब्लम उनके साथ भी यही है, उनको भी वो मेंटली क्लियर नहीं है कि आया हमने क्या करना। और मैं ही समझती हूँ बीइंग अ जर्नलिस्ट, दिस इज अ वेरी गोल्डन ठीक। टाइम फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, के वो थोड़ी सी अपनी साख भी मजबूत कर लेंगे, थोड़ी पिक्चर भी क्लियर कर लेंगे, थोड़ी चीजों में नहीं, वो इम्पोर्टेंट टाइम तो तब होता ना कि उनके वोट की जरूरत होती है हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर, वो तो उसके बगैर ही मेरे ख्याल से एएनपी की एक शिक आई है कहीं ना कहीं। गलती कर रहे हैं, सॉरी ज़ौक, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। 18वीं तरमीम भी हो जाती, 73 का आइन भी कॉन्स्टिट्यूट हो ही जाता अगर चाहते, जिस तरीके से अमेंडमेंट आ रही है, लेकिन बिठाया गया। मैं यही कह रही हूँ, जमहूरियत में जब आप अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो जमहूरियत में तमाम सियासी जमातों को बिठाना भी चाहिए। ये नहीं कि मेरे वोट पूरे हो गए तो मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। बड़ा जीरक होता है वो सियासतदान, बड़ा दिमाग होता है कि वो तमाम पार्टीज को बिठाए और बोले आपको क्या चाहिए, हम आपका भी वोट उतना ही अहमियत का काउंट करते हैं जितना हम जिससे ठीक है। वोट मांग रहे हैं ले कि वो बैठ, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि वो बैठना भी चाहते हैं कि नहीं। शिफा यूसुफजई साहिबा, अब एक तो ये तनकीद होती रही कि इतनी जल्दी क्या थी, वज़ीर आज़म साहब मुल्क से बाहर थे, ऑनलाइन इजलास हुआ और इस तमाम तो सूरत हाल के अंदर फिर वीडियो लिंक पर ये मंजूर कर ली गई, इंतज़ार कर लिया जाता। तो आपको क्या लगता है कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये, क्योंकि 26वीं तरमीम पर हमने देखा था कि वो जीत जो है वो पीपल्स पार्टी ने अपने सर सजाई थी, इसके अंदर भी पीपल्स पार्टी ने चीज़ें निकलवा दी हैं, तो ये भी सहरा पीपल्स पार्टी के सर जाएगा या पीएमएलएन के सर जाएगा? और फिर इतनी जल्दबाजी की वजह, आपको लगता है कि जल्दबाजी हो रही है और वजह क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, सबको, सारे पैनलिस्ट को मेरा सलाम, माजिद निजामी साहब, सना मिर्जा साहिबा, फरवा को और लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को आज यौम इकबाल मुबारक। सबसे पहले तो यहाँ से आगाज़ होना चाहिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिन्होंने कहा वही शाहीन है, तू बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। वो शाहीन को भी मेरा सलाम जो आज तक उड़ ना पाया और अभी भी उसके पर काटे जा रहे हैं। सो जो इकबाल है ना, इकबाल का शाहीन, उस इकबाल के शाहीन की आप बात करें और उसको दाद दें
कि वो फिर भी उड़ान भरता है, वो फिर भी बाजी मारता है और वो फिर भी पहाड़ों की चट्टानों पे जाने की कोशिश करता है, चाहे उसको कोई कितना ही कहाँ बिठाए, कहाँ बांधे, कहाँ उसको केज करें, चाहे जो भी हो। तो उसी शाहीन के लिए होनी चाहिए थी ये तरमीमें। इस तरमीम में जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ना, इस तरमीम में 3 जो पॉइंट्स जिन सेक्शंस में मैं इस तरमीम को डिवाइड करती हूँ, वो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ये आप ज़हन में रखें। पावर का जो एक कंसंट्रेशन है ना, मुट्ठी में करना, वो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है। असॉल्ट ऑन जुडिशरी, ये मतलब जुडिशरी के ऊपर सीधा हमला है। मैंने तो अभी चूंकि लॉ कंप्लीट किया है, थोड़ा अर्सा पहले मैंने लॉ बार का लाइसेंस की तैयारी मैं कर रही थी, तो मैंने मुख्तलिफ वकीलों से बात की, मेरी बड़ी मुलाकातें हुई वकीलों के साथ, यंग लॉयर्स भी थे, मैंने बहुत से यंग लॉयर्स से हेल्प भी ली, जजेस से भी मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। उनमें से कोई एक जज वकील मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने सपोर्ट किया हो 27वीं तरमीम को, 26वीं तरमीम को, जिसने बात की हो, जिसने ये कहा हो कि यार बड़ा अच्छा फैसला हुआ है आवाम के लिए। जो लिखा जाता है ना, जो सियासतदान हमें बताते हैं कि भाई अवाम के अब केसेस बड़ी तेजी से सुने जाएंगे, अवाम मर जाती थी बेचारी, उनके इनहेरिटेंस का फैसला नहीं होता था, अवाम। ये सिर्फ अवाम का एक ढकोसला है जो बनाया गया है। फरवा ने जो वर्ड यूज किया ना, जो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा राइटली सो, बिठाया गया था, बिठाया जाता रहा है, इस मर्तबा भी बिठाया गया है, बिठाया ही जा रहा है। शहबाज शरीफ साहब मतलब कौन है? मतलब मुझे बताएं आप कौन है? अवाम के वोट से आए हैं। मुझे आप इस चीज का बताएं कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, किसके पास वो मैंडेट है कि वो इतनी बड़ी तरमीमें लाए और अवाम में बैठे पार्लियामेंट में जवाब दे और लोगों को भी बिठाए। ये किसके पास है ये पावर? उन्हीं किसके पास चाहिए थी? आज ये पार्लियामेंट के पास पावर है और पार्लियामेंट ही कर रही है, गैर आईनी तो कुछ नहीं है। आइन उनको इजाजत देता है, नंबर पूरे हैं, आप कर लें तरमीम। हाँ, वो तो हम कहने को कह रहे हैं ना मेरे भाई, कहने को कह रहे हैं ना। आप मुझे ये बताएं, वोट किसको पड़ा था? वोट शहबाज शरीफ साहब को पड़ा था, नवाज शरीफ साहब को पड़ा था, मरियम नवाज को पड़ा था, किसको पड़ा था वोट? किसको दिया था वोट लोगों ने? जिसको वोट दिया था उसके पास मैंडेट होना चाहिए था ना, उसके पास ये इख्तियार होना चाहिए था कि वो ये फैसले करता कि भाई मैंने किसको कहाँ रखना है, किसको कितनी इम्प्यूनिटी देनी है, वो ये फैसले कर सकता अपनी कैबिनेट के साथ, जो कि ड्यूली इलेक्टेड होती है। यही बात मैं नहीं कह रही, सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि ये नुमाइंदा पार्लियामान नहीं है, ये नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। तो जब नुमाइंदा हुकूमत तो उसका नहीं है, तो मौलाना साहब तो शिफा यूसुफजई साहब एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, उसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इसी इलेक्शन को जिसको नहीं मानते, मौलाना फजलुर रहमान उस पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उस सेनेट के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद हैं, 26वीं तरमीम उन्होंने मंजूर करवाई। बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ कि जिसको कह रहे हैं गैर नुमाइंदा पार्लियामान है, उसके साथ नहीं नेगोशिएट करना चाहिए था। और मैं इस बात से नहीं एग्री करती कि अगर ये आप पीटीआई को कहें कि भाई आप आके हमारे साथ बैठ जाएं। पीटीआई वो फोर्स होगी, पीटीआई वो पार्टी होगी जो इस सारी तरमीम को रिवर्स करेगी आने वाले सालों में, अगर उनको मौका मिला और अगर 8 फरवरी की तरह अगले इलेक्शन ना हुए। अगर हुए तो फिर आप शहबाज शरीफ साहब को ही वजीर आजम देखेंगे अगला भी। नवाज शरीफ भी वजीर आजम नहीं बनेंगे, क्योंकि हाइब्रिड निजाम को शहबाज शरीफ सूट करते हैं और कोई सूट इस वक्त नहीं कर रहा। नवाज शरीफ साहब के पास एक, आपको याद होगा कि उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, और वो चाहे आप कोई भी मामलात उनके उठा के देखें, उनके मामलात किसी के साथ बहुत सीधे सीधे चलते नहीं हैं। तो उनकी एक खास किस्म की सोच है नवाज शरीफ साहब की। तो ये जो सूटेबल इस वक्त, ठीक है, यानी आप समझती हैं कि ये सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपने अल्लामा इकबाल साहब का जिक्र किया, तो फिर एक शेर उनका भी शामिल कर लेते हैं कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मुँह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन ना सका। एक ब्रेक के वापस आएंगे तो अपोजिशन इत्तेहाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये सब कहाँ खड़े हैं। और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 28वीं भी आएगी, 29वीं भी आएगी, एनएफसी का मामला भी जो है उसको हल करना होगा। तो ये सारा मामला कहाँ तक जाएगा और कहाँ जाकर रुकेगा, इस पर बाद एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र करते हैं, लेकिन माजिद निज़ामी साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने सेनेट में एक बात की। उन्होंने कहा कि ये जो तरमीम आ रही है ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि कौमी मुफाद के अंदर है। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में कौमी मुफाद है, इसकी डेफिनेशन क्या है? कौन सा कौमी मुफाद है ये? जी बिल्कुल, इस पे अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ये दस्तूर ज़ुबां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। तो ये पूरी एक नज़म है जिसमें फिर है कि खामोशी गुफ्तगू है, बेज़ुबानी है ज़ुबां मेरी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक टाइम लाइन के ज़रिए इस सारी चीज़ को देखने की ज़रूरत है। जब हम फरवरी के इलेक्शंस को देखते हैं, उसके बाद वो पार्टी जो नंबर 1 रही, बेशक उसके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से, अब देखें वो 3rd नंबर पे है।
और फिर यह है कि वो नेशनल असम्बली और वो सेनेट जिसके अंदर आपके पास मेजॉरिटी नहीं थी, वहाँ पे 2/3 जो है वो इंश्योर की गई है। तो अब इसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मौजूदा सिस्टम को दवाम बख्शने के लिए इन सारी चीज़ों में हमें स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग नज़र आती है, और इसलिए मैं बिल्कुल उनके बयान से इख्तलाफ करना चाहूँगा। उसकी वजह ये है कि जो एविडेंस है या जो हकायक हैं वो उसका साथ नहीं देते। हमने 26वीं आईनी तरमीम में भी देखा कि वहाँ पर किस तरह से नंबर्स पूरे किए गए, और जब नंबर्स पूरे कर लिए गए तो उसके बाद उस वक़्त से ये बात चल रही थी कि अब वो जितने भी गैर तकमील शुदा जो पॉइंट्स हैं या एजेंडाज़ हैं कि जो अभी मुकम्मल नहीं हुए, उनको पूरा किया जाएगा। उस वक़्त जजेस के ट्रांसफ़र के ऊपर हल्की सी बात चली लेकिन नहीं किया गया, तो इस दफ़ा जो है वो भी कर लिया गया है। अज़ खुद नोटिस के ऊपर बात चली, नहीं किया गया, इस दफ़ा वो भी कर लिया गया है। आर्टिकल 243 के हवाले से चूँकि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ये पोजीशन एक दफ़ा नई सामने आई है, तो उसका बंदोबस्त भी किया गया। अच्छा, एक तो ये बताइएगा, क्योंकि अभी सारे तनाज़ुर के अंदर आपने कहा कि ये मौजूदा निज़ाम को दवाम बख्शना है या नंबर पूरे करने, नंबर तो पूरे हैं क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया तो उसके बाद कौमी असम्बली में तो मसला नहीं है, सेनेट में 3 नशिस्तों का मसला है, वो भी खबर बताइएगा कि वो कहाँ से पूरी होंगी। दूसरा, ये जितने भी मामलात हैं जिनको हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी में भी इनको ऐसे ही करना चाहती थी, तो फिर मिसाके जमहूरियत में ये सब कुछ डिस्कस हो गया था, तो कुछ नया तो नहीं है जिससे सरप्राइज होना चाहिए? जी बिल्कुल, उसमें नया ये है कि आप जब एग्जेक्टिव की जानिब से जुडिशरी को या पार्लिमान की जानिब से जुडिशरी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर फिर हमें एक मेलाफाइडी नज़र आती है कि इसके अंदर नीयत का मसला बिल्कुल मौजूद है। तो अब इसी तरह जब NFC का मामला आएगा तो पंजाब चूँकि इस वक्त मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में रियासत के बिल्कुल साथ खड़ा है और उनकी हुकूमत है, तो पंजाब ने ही अपने शेयर की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी है। सिंध का, बलूचिस्तान और खैबर का मामला तो बाद में आएगा। तो जब पंजाब की जानिब से उन्हें हमायत मिलेगी तो यकीनन 28वीं आईनी तरमीम में या 29वीं में ये जितने भी अनफिनिश एजेंडाज हैं इनको बिल्कुल डिस्कस किया जाएगा, और ये बातें तो अभी मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर कानून इसको इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह ये सारा मामला आइनी तौर पर जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी बहुत ज़रूरत थी। तो इसमें हम ये देखते हैं कि आप जब अपना फोर्ट्रेस गार्ड करना चाहते हैं तो फिर उस वक्त इस तरह के इक़दामात करते हैं कि आप उन तमाम इम्कानात को ख़त्म करें कि जहाँ से आपको ख़तरा है। तो इसलिए इन सारे पॉइंट्स को, जिसको हम एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ नज़र आती है, वाज़े तौर पे पता चलता है कि इस सारे मामले के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं कि जिनकी, तो आपको लगता है कि ये जो जजेस ट्रांसफर वाला मामला है ये शुरू इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगा? कर रहे हैं, आपके पास वोट्स पूरे हैं। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि हमारे पास बाकी 4 हाई कोर्ट्स की हिस्ट्री मौजूद है, और वहां पे आप अगर उनके जजेस के ट्रांसफर का नंबर निकालें या रेशो निकालें तो वो बिल्कुल कम बनता है, और ये एक प्रोसीजरल सी बात समझी जाती थी। लेकिन चूंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट नई बनी और वहाँ पे ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि उसको किस तरह से हैंडल किया जाए या मैनेज किया जाए, तो अब हो सकता है खुशदार बेंच, सीबी बेंच, तुर्बत बेंच जो हैं, जब रूल्स बनेंगे या इसको मजीद डिटेल में डिफाइन किया जाएगा तो हो सकता है वहां पर जो है वो नई पोस्टिंग्स हो जाएं बहावलपुर। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि इस तरीके से हो सकता है, लेकिन इसको वजीर कानून साहब ने कुछ डिफरेंट तरीके से कहा कि कोई कहीं का एक्सपीरियंस हासिल करना चाहता है ज़हन में ये मौजूद हो, उधर जा सकता है। मैं सना मिर्जा साहिबा, अमूमी तौर पर हम देखते हैं अभी जिस तरह जो है वो माजिद साहब ने भी बात की कि निज़ाम को दवाम बख्शने की कोशिश की जा रही है, तो हम देखते हैं कि 2-3 सालों के अंदर, मैं लफ्ज़ सियासत इस्तेमाल कर लेता हूँ या सियासतदानों का इस्तेमाल कर लेता हूँ ऑल्टरनेटिव वर्ड के तौर पर, तो हमें सिस्टम अंगड़ाई लेता हुआ नजर आ रहा होता है, लेकिन जो मौजूदा चल रहा है तमाम सिस्टम, उसके अंदर कोई नए एडवेंचर की गुंजाइश या वजह नजर नहीं आती। आपको लगता है कि ये प्रोलॉन्ग करेगा और इसी तरह आगे चलेगा? वो 2-3 साल वाली कहानी पुरानी हो गई है, अब ये लॉन्ग टर्म रहेगा। सिस्टम की आपने बात की है, देखिए एक चीज बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इस सिस्टम ने चलना है। ये सिस्टम चाहे जमीन पर भी लेट जाए ना, उसको घसीट के चलाना है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, कुछ कसूर हमारे अपने भी हैं और कुछ हमने क्या कहते हैं कि कुछ हम खुद भी कोशिश करते हैं और कुछ दूसरे भी आके हमारी मदद कर देते हैं हमें गड़े के अंदर डालने में। तो मेरा ख्याल ये है कि
इस सिस्टम को चलाने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। देखिए, हम जब ये इलेक्शन हुए किस तरह हुए, मैं इस बहस में इसलिए नहीं जाऊंगी कि 2018 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, उससे पहले मुशर्रफ साहब कैसे आए। इस तरह से हिस्ट्री खोलेंगे तो फिर मुर्दों को भी खबर से निकालना पड़ेगा। मेरा ख्याल ये है कि माजी को छोड़ देना चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि 5 साल पूरे करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही है। दूसरा ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी को ये समझना चाहिए कि जब मैं रुखसत होंगी तो क्या मेरा हाल भी वैसा ही होगा जैसे मैं अपोजिशन के साथ कर रही हूँ। अलमिया ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ये नहीं सोचती हैं। फिर आपके दाएं और बाएं बॉर्डर के जो दो ममालिक हैं उनको किसी तो और चैन नहीं आता। एक है अफगानिस्तान और एक है भारत। ऐसी सिचुएशन में अगर आप समझते हैं कि आप कोई डीस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डीस्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर पैदा करेंगे तो उसका नुकसान सबसे पहले पाकिस्तान को होगा और उसके बाद दूसरे ममालिक उससे भरपूर फायदा उठाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बेसिकली अपोजिशन के एहतजाज के लिए सही वक्त नहीं है। मैं ये हरगिज नहीं कहूंगी कि अपोजिशन को एहतजाज नहीं करना चाहिए, ये अपोजिशन का राइट है और हर मुल्क में अपोजिशन जो है वो एहतजाजी मोड में रहती है। लेकिन अगर इस वक्त आप एहतजाज करेंगे तो आप शायद आपका वो एहतजाज रजिस्टर नहीं हो सकेगा क्योंकि वो एहतजाज आपको करने नहीं दिया जाएगा। तो अगर आपको सिस्टम के अंदर रहना है तो सिस्टम के अंदर रहते हुए एहतजाज करना है। उसके लिए आपको पार्लियामेंट में एहतजाज करना चाहिए, आपको सेनेट में करना चाहिए, आपको डेमोक्रेटिकली जलसे जुलूसों के जरिए एहतजाज करना चाहिए। लेकिन देखिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी एक अलग तरीके से एहतजाज करती है। मुझे ऐसे लगता है कि सिस्टम को डीरेल करके या माहौल को डिस्टेबलाइज करके अगर आप एहतजाज करते हैं तो वो मसाइल पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है ना, एक छोटा सवाल, कि एहतजाज करने का मकसद क्या होता है? मकसद तो यही है कि प्रेशर बिल्ड हो। अगर किसी के एहतजाज का प्रेशर नहीं बिल्ड होगा तो वो एहतजाज करके करेगा क्या? या सिर्फ इंफॉर्मेशन या लोगों तक नॉलेज ही बांटना है? मैं समझती हूँ, देखिए इसको हमें थोड़ा सा कंपेयर कर लेना चाहिए। मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि देखिए, दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाएं, वैसे तो हमें पढ़े लिखे मुल्कों से ना अपना कंपैरिजन करना नहीं चाहिए क्योंकि हम उनसे बहुत पीछे हैं। लेकिन वहां पर भी ये होता है कि किसी एक सर्टेन जगह के ऊपर आप भरपूर एहतजाज करते हैं। आपको अगर कहीं पे कोई स्पेस अवेलेबल है, आप वहां एहतजाज करें, हफ्तों महीनों के हिसाब से एहतजाज करें। लेकिन अगर आप वो इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश करेंगे जो कि मसाइल पैदा करेगा तो वो नहीं होगा। इसकी मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किए पिछले साल में, उनको उस तरीके से नहीं रोका गया। लेकिन जब उन्होंने इस्लामाबाद में आके माहौल खराब करने की कोशिश की तो उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया। वो क्रैकडाउन इतना बदतरीन था कि उसके नताइज और उसके असरात आज तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ फेस कर रही है। कहने का मकसद यह है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के पास होती है, कारकुनों का इसमें कोई कसूर नहीं होता। पॉलिटिकल लीडरशिप को इस वक्त सही कदम उठाना है। लास्ट पॉइंट सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अपोजिशन इस वक्त एहतजाजी माहौल की बात कर रही है, अचकजई साहब की चॉइस इसीलिए की गई थी और ये खान साहब का बड़ा एक जबरदस्त कार्ड था जो कि उन्होंने प्ले किया है लास्ट आखिरी, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास अब बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचे हैं। महमूद अचकजई साहब ना सिर्फ एक एहतजाजी तहरीक को स्ट्रीमलाइन करेंगे बल्कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो माजी के एहतजाज रहे हैं जो कि बिल्कुल डिसओरिएंटेड होते थे, कम अज कम उससे मुख्तलिफ एक ऑर्गेनाइज्ड एहतजाज की इजाजत भी दी जाती है ना जलसे जुलूस की, वो भी इफ्स एंड बट्स के साथ होती है। और फिर जो आपने वो मंजरनामा किया तो उस पर यह था कि कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के वापस तो फिर ये ऑपोजिशन जमातें कर क्या सकती हैं अगर उनको इस तमाम चीज़ों पर एतराज़ है? तो ये फरवा साहिबा से जानेंगे और फिर शिफा साहिबा से जानेंगे। एक ब्रेक के वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब इख्तलाफात हमने देखा कि सेनेट में भी सामने आए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, और फिर कहा भी गया कि एक मुकम्मल तहरीक चलाई जाएगी। तो फरवा साहिबा, ऑप्शन क्या है ऑपोजिशन के पास? पहले ऑपोजिशन मजमूई तौर पर बात कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात करते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर क्या ऑपोजिशन इसको रोक सकती है इस तरमीम को, या इसके हवाले से कोई ऐसी कैंपेन चला सकती है जो मौसर हो, जो प्रेशर बिल्ड कर सके? मेरी दुआ है, आपने मुझसे पूछा है ऑपोजिशन के हवाले से, मेरी दुआ है कि कल को आप मुझसे ये ना पूछें कि ऑपोजिशन कहाँ है फरवा साहिबा। तो अभी थोड़ी बहुत जो है उसको एक्टिव होना चाहिए। इकबाल तो बहुत पहले चले गए पाकिस्तान बनने से, अलबत्ता हबीब जालिब साहब ने बड़ी सोबतें सही, तो उनको अगर पढ़ा जाए तो मुझे तो ज़हन में यही आ रहा है, मैंने उससे ये कहा वो पढ़ लें, आप खुद अकेले पढ़ लें, मैं तो यहाँ पे पूरा पढ़ भी नहीं सकती हूँ, मसला हो जाएगा। लेकिन आपके सवाल की तरफ वापस आते हैं। देखिए, निज़ाम ने तब्दील होना था, निज़ाम ने अंगड़ाई आपने कहा लेनी थी। अब अंगड़ाई लेते हुए निज़ाम बिस्तर से नीचे ना गिर जाए, मुझे बस ये डर है। और वो गिर गया तो फिर संभाला कौन देगा? तो ये जो निज़ाम की तब्दीली या रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है या फाउंडेशंस को दोबारा से सेट करने की कोशिश की जा रही है, मैं इसका खुले दिल से खैर मकदम करती हूँ ऑन 2-3 पॉइंट्स। वो ये कि क्या ये निज़ाम एक तरफा अंगड़ाई लेगा?
क्या इस निज़ाम में जो अपोजिशन बेंचेस में बैठने वाले लोग हैं जो वोट लेकर आए हैं, यानी कि सिर्फ आपके वोट नहीं है, आप अगर हुकूमती बेंचेस में बैठे हैं, अपोजिशन भी वोट लेकर आई है, वो कोई राशन कार्ड दिखाकर नहीं आती असेंबली के अंदर, तो क्या आप उनके वोट को भी उतनी इज्जत देंगे? और मैंने हाथ धोने वाली बात इसलिए की थी कि बहती गंगा में हाथ धो लेने चाहिए, क्योंकि ये तो नविश्ता दीवार है कि 27वीं हो गई है। अगर फैसल वाउडा साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि हो गई है, तो फिर आप और मैं क्यों सवाल कर रहे हैं कि ये कब होगी और कैसे होगी? तो हो गई। और इसके बाद अगर जो चीज़ें इसमें रह जाएंगी वो 28वीं में भी आएंगी, और 28वीं में भी कुछ रह गई तो वो 29वें में भी आएंगी। वो तब तक चलेंगी जब तक आपकी मंशा के मुताबिक वो चीज़ें सेट नहीं हो तो आपको क्या लगता है, क्या तो कुछ रह गया है इसमें कि 28वीं आएगी? आई एम सॉरी, बहुत सारे लोगों को ये गिरां गुजरेगा, लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने घर को आग लग गई घर के चिराग से ही शुरू किया था, और यहाँ पर लाने में जितना इस हुकूमत का या पीपल्स पार्टी का हाथ है, मैं समझती उतना ही पीटीआई का भी हाथ है कि आपने इतना इंस्टिगेट कर दिया, इतना प्रोवोक कर दिया कि जो बची कुछ चीज़ थी हमें वो भी हाथ धोना पड़ गई है। तो इस निज़ाम को अगर थोड़ी बेहतरी लाई जा सकती है तो मेरी नाकिस राय में वो इस तरह हो सकती है कि जो होना था वो तो हो रहा है, लेकिन उस होने में अगर आप थोड़ा बहुत फायदा उठा लें तो भागती, वो क्या कहते हैं कि लंगोटी काफी है। ठीक है, तो थोड़ा कुछ तो हाथ आए, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो उसमें मेरा ख्याल से एहतजाज बिल्कुल ऑपोजिशन का राइट है। महमूद खान अचकजई साहब कह रहे हैं जिस दिन ये पास होगी जिस दिन हम उसको ब्लैक डे करार देंगे, हम एहतजाज करेंगे, करें, लेकिन मुझे लगता है सिस्टम में रहकर सिस्टम को ठीक करने के लिए एहतजाज सीख लेना चाहिए पीटीआई को भी, क्योंकि इससे ही निज़ाम बेहतर हो सकता है। सड़कों पर जाकर बाहर नारेबाजी करके, चीखे मार के सिर्फ आपका गला बैठेगा और कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब शिफा साहिबा, एक तो जो बात वो कर रही हैं एहतजाज के हवाले से, हमें यही नज़र आता है कि यह एहतजाज इसी तरह होता हुआ शायद ज़्यादा फ़ायदामंद होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुज़िश्ता एहतजाज या पिछले साल के नवंबर के बाद की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तो ये चीज़ के ऑप्शन क्या है, दूसरा आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आइंदा आने वाले इलेक्शन की ट्रेन भी गुजर गई है? देखिए, वो तो मैं इस बात से तो अग्री करती हूँ कि जब तक देखें इसमें, अच्छा डिसीजन जो है ना, वो डिसीजन कई जगहों पर लिए जाएंगे, जिसमें कि पीटीआई की ट्रेन का जो चक्कर है वो, उसमें डिसीजन का आधा पहलू जो है वो अडयाला में भी है। उस आदमी के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि उसने क्या करना है। बहुत सारी जगहों पे हमें नहीं पता चलता होगा, या बहुत सारी जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स को खबरें आती भी हैं, बहुत सारी जगहों पर अपने पीटीआई के लोग ये कह देते हैं कि भाई फलां जगह मुलाकात हुई या फलां बंदा आया, या वैसे भी खबरें जराए के मुताबिक निकल जाती हैं और हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं होती कि क्या वाकई इमरान खान से किसी की मुलाकात हुई नहीं हुई। लेकिन हमें पता है कि कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ते रहे, फिर हुए, फिर ख़त्म हुए, फिर इसी तरह चले। इस वक्त जो मैं बात करती हूँ ना कि एहतजाज हो या 28वीं तरमीम का फैसला, फरवा सही कह रही है, 27वीं तो हो गई, 27वीं उस वक्त भी हो गई थी जब 26वीं चल रही थी, क्योंकि जब ये कहते हैं कि हमने ये निकलवा दिया है तो उस निकलवाए वाले चीज़ को वापस भी डालना है, उसको वो आएगा इस सारे पार्लियामान में, सारा सिलसिला जो निज़ाम है, हुकूमत है, उनको वो चीज़ चाहिए। और वो ये अपनी विल से सिर्फ नहीं कर रहे, ये नहीं है कि भाई वजीर आजम को ये चीज़ बहुत पसंद थी तो वजीर आजम ने कहा कि हम करेंगे। एक चीज़ जहां पर मैं कहती हूँ कि अडयाला में फैसला मौजूद है कि अडयाला से भी फैसले का एक हिस्सा आएगा, वो मैं इसलिए कहती हूँ कि इनको ये टेंशन भी है कि भाई वो बाहर ना आ जाए कहीं। लेकिन शिफा साहिबा, आपको नहीं लगता कि जिस तरह हमने देखा था कि पीएमएलएन ने, पीडीएम की हुकूमत आने से पहले पीएमएलएन ने जो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का एक फैसला किया था, वो एक माहौल बनाया गया था, और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि हमें बुला के कहा गया था कि इस पर बात नहीं हो सकती, और जो पार्टी के खुद लोग इस पर तनकीद कर रहे थे या सवाल उठा रहे थे उन्होंने फिर ये बात नहीं की, और फिर वो तमाम चीज़ें बैलेंस हो गई। तो पीटीआई की तरफ से कोई इस तरह का माहौल भी तो नजर नहीं आता, उनके बयानात, उनका तरीकाकार, वो सब कुछ मुख्तलिफ नजर आता है। किस तरह का माहौल? जिस तरह का माहौल पीएमएलएन के दौर के अंदर देखा गया कि एक गुड कॉप, एक बैड कॉप। क्योंकि यहाँ पर एक ही कॉप है ना, यहाँ पर तो कॉप इसी नहीं है, यहाँ पर तो एक ही आदमी है, वो इसी ने चलानी है सारी पार्टी, उसी ने डिसाइड करना है। उसको मशवरे, हाँ ये जरूर है कि बाहर से मशवरे मिलते हैं, लेकिन उसकी पार्टी के भी उन लोगों को उससे मिलने दिया जाता है जिसके ऊपर उनकी अपनी पार्टी वाले लोग भी एतबार नहीं करते। बैरिस्टर सैफ कौन था, कौन थे, कहाँ से वो आए हुए थे, और कैसे वो इतनी एक अहम पोजीशन पे लगे हुए थे, और कैसे उन्हीं को मुलाकात करने की इजाजत थी, सलमान अकरम राजा या अलीमा खान को क्यों नहीं मिलने दिया जाता था।
तो वो एक खास किस्म का नैरेटिव अंदर जाता है और एक खास किस्म का फैसला या एक खास किस्म का सवाल जवाब लेकर बाहर आया जाता है। ये चीज़ भी बड़े अरसे से चल रही है, जो मुझे लगता है आने वाले वक्तों में इस वक्त की जो हुकूमत है वो ही इस सारी तरमीम को आने वाले वक्तों में बहुत कंडेम करेंगे, खुद ही वो इसके पीछे पड़ जाएंगे, वो फिर रैलियां निकालेंगे। पीटीआई अब एक तरफ उसको कर दें, पीटीआई ने जो करना था या इमरान खान ने जो करना था उसने 2-3 साल में बड़ी अच्छी तरह एस्टेब्लिश कर दिया है कि उसको ये हाइब्रिड चीज़ मंजूर नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट जो कहते हैं कि भाई वो खुद इस हाइब्रिड निज़ाम की पैदावार थी, जो भी था उसने अगर एक मर्तबा एक्सपीरियंस कर लिया एक चीज कि भाई ये चीज हुई थी, इसका नतीजा ये था, ये मुझे नहीं मंजूर है। अगर ये एक प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो गया, ये फैसला उन्होंने कर तो लिया, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव में उनके सामने क्या चीजें हैं ये भी हमें अभी तक वाजे नहीं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शिफा यूसुफजई साहबा मौजूद थी, फरवा वही साहिबा, सना मिर्जा साहिबा और माजिद निज़ामी साहब मौजूद थे, और ये जो मुकम्मल इस वक्त तरमीम के हवाले से गुफ्तगू, इसका बैकग्राउंड और इसका फ्यूचर के अंदर क्या इंपैक्ट होगा, इस पर बात हो रही थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।